Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 27 December 2023 एंड लाइक एवरी डे मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक. रिसेंटली सिमलीपाल टाइगर रिजर्व वाज इन न्यूज फॉर मेनी रीजन्स. सबसे पहला जो रीजन है वो तो यहाँ आपको दिया गया है कि कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं. 4 पोचर्स, ओके, 4 पोचर्स एंड 2 टिम्बर स्मगलर्स यहाँ से अरेस्ट हुए हैं फ्रॉम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग पेट्रोलिंग. तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ही ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है. तो वहीं से 4 पोचर्स एंड 2 स्मगलर्स अरेस्ट हुए हैं. ये तो पहला गुड न्यूज़ है. दूसरा न्यूज़ है कि ओडिशा में टाइगर्स के सेंसस के लिए कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था और इसके बाद ये कंफर्म हुआ है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 35 टाइगर्स है. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गुड न्यूज़ बिकॉज जब मैंने मई में एक न्यूज़पेपर में देखा था आर्टिकल तो वहाँ 18 टाइगर्स का मैंने वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने देखा था. तो अगर 35 है दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गुड न्यूज़. इसके अलावा आपको पता रहना चाहिए इस न्यूज़ से रिलेटेड है कि कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी आखिर है क्या. तो कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी का नाम है CATRAT. तो एग्ज़ाम में हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन आए, फ्रेम किया जाए इसके ऊपर. तो CATRAT किस आधार पर काम करता है. तो इसको ऐसे समझो जैसे ह्यूमन बींग के फिंगर में कुछ फिंगरप्रिंट होता है उसी तरह से टाइगर के बॉडी में कुछ लाइनिंग्स होते हैं. तो कहा जाता है कि टाइगर के बॉडी में जो लाइनिंग होता है वो यूनिक होता है. एक टाइगर का लाइनिंग कभी भी दूसरे टाइगर के लाइनिंग से मैच नहीं कर सकता है. और जिस कैमरे में ये कैटरेट इंस्टॉल होता है या कैमरे या कंप्यूटर जो भी हो जहाँ ये कैटरेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो टाइगर को उसके इसी लाइनिंग से पहचानते हैं. अगर किसी टाइगर का ये लाइनिंग उसने रिकॉग्नाइज कर लिया और अगर उसे काउंट 1 कर लिया तो अब उस टाइगर को वो टाइगर कितना भी उस कैमरे के आगे आएगा तो 2 का काउंटिंग नहीं आएगा. फिर दूसरा टाइगर आएगा जैसे ही उसका वो लाइनिंग्स सारे के सारे मैच होंगे, सारे के सारे जब लाइनिंग को कैप्चर करेगा वो कैमरा तो फिर अगर वो डिफरेंट रहा तो फिर वो 2 का काउंटिंग होगा. इस तरह से वहाँ यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में क्लियर हुआ है कि 35 टाइगर्स वहाँ अभी हैं प्रेजेंट में. इसके अलावा यहाँ पर कुछ और टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जैसे एम स्ट्राइप्स, ओके, एम स्ट्राइप्स टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है. GPS का टेक्नोलॉजी यूज हुआ है और GPRS का टेक्नोलॉजी यूज हुआ है. एंड आफ्टर ऑल दीज टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयड इट इज़ कन्फर्म दैट 35 टाइगर्स आर बीइंग लिविंग देयर. और इसके अलावा एक और जो बात है जिसके कारण ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अब न्यूज में है बिकॉज आफ्टर 1 मंथ ऑफ हिएटस यहाँ पर ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व टूरिस्ट के लिए ओपन किया जा रहा है. सो इस तरह से 2-3 ऐसा रीजन हो गया जिसके कारण ये न्यूज़पेपर में छाया रहा है 2-3 दिनों से. दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस. STR यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ओडिशा. ये 1956 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था एंड इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे इंक्लूड कर लिया गया था. नेशनल कंजर्वेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे इंक्लूड कर लिया गया था. इट इज़ सराउंडेड बाय हाई प्लेट्यूड एंड हिल्स, द हाईएस्ट पिक बिंग द ट्विन पिक्स ऑफ खैरीबुरु एंड मेघाशिनी 1515 मीटर above the mean sea level. The STR, that is Simlipal Tiger Reserve, along with a transitional area of 2250 square kilometer, was included as a part of the World Network of Biosphere Reserve by UNESCO in 2009. तो 2009 में से ये खिताब भी मिल गया. क्या था वो? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बाय यूनेस्को. ओके, तो इस तरह से इंडिया में भी करेंटली 54 टाइगर रिजर्व्स हैं. ओके, 54 टाइगर रिजर्व्स हैं अभी इंडिया में जिसका कि एक मैप के द्वारा यहाँ मैंने दिखाया है. और ये पिक्चर मैंने सोर्स किया है, ये पिक्चर मुझे मिला है pmfis.com के वेबसाइट पर. सो इट वाज क्वाइट यूजफुल एंड फुल ऑफ नॉलेज, सो आई गेट इट फ्रॉम देयर. ओके, तो इस तरह से सारे के सारे टाइगर रिजर्व इस मैप में आपको दिख जाएंगे. पहले तो नॉर्थ के हैं सारे के सारे, उसके बाद साउथ के भी सारे यहाँ लेआउट कर दिया गया है. यहाँ 53 लिखा हुआ है लेकिन अभी करेंटली 54 है. ओके, 54th कौन सा डिक्लेयर हुआ है ये थोड़ा बता दो कमेंट थ्रेड में, आई वुड बी वेरी हैप्पी. ओके, द टाइगर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 2750 स्क्वायर किलोमीटर. ये STR की बात हो रही है यानी कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात हो रही है. 2750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जो कि बहुत बड़ा एरिया हो जाता है एंड हैज़ सम ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स लाइक
जोरांडा एंड बरही पानी. The park is surrounded by high plateaus and hills. Government of Odisha declared Simlipal as a wildlife sanctuary in 1979 and an area of 2750 square kilometer later in 1980. Government of Odisha proposed 303 square kilometer. यूनेस्को एडेड दिस नेशनल पार्क, तो ये बात भी मैंने कर ली है. सिमलीपाल, इसका नाम सिमलीपाल क्यों पड़ा है? तो सिमुल से इसका ये नेम इससे मिला है. सिमुल का मतलब होता है सिल्क कॉटन. ओके, सेमल भी हमें इसे कहते हैं हिंदी में. एंड टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ ओडिशाज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट. एंड astounding 1078 species of plants including 94 species of orchids find their home in the park. 94 स्पेसीज हैं यहाँ पर ऑर्किड्स के. 1078 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं. टाइगर रिजर्व ऑल्सो कम्स अंडर मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व. याद रखना, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी इसी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से एकदम कंसिस्टेंट है, इंक्लूडेड है इसमें. दैट इंक्लूड्स द एडजेसेंट हड़गढ़ एंड कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ओके, इसके अलावा यहाँ वेजिटेशन और फ्लोरा एंड फाउना का कुछ डिटेल्स दिया गया है. अगर आप चाहें तो पॉज कर इसे देख सकते हैं. फाउना में लियोपार्ड, गौर, एलिफेंट, लंगूर, बार्किंग डियर एंड स्पॉटेड डियर, स्लोथ बियर, मोंगूज, फ्लाइंग स्क्वायरल, पर्क्यूपाइन, टर्टल, मॉनिटर. तो ये सारी चीज़ यहाँ पर, ये सारे एनिमल्स यहाँ देखने को मिलते हैं. वीर बाल दिवस. On 26 December 2023, Prime Minister of India participated in the Veer Bal Divas function at Bharat Mandapam in New Delhi. So the origin of this function, Veer Bal Divas, is deep rooted in Indian history or Sikh culture. This function is commemorated to honor the martyrdom of Baba Fateh Singh and Joravar Singh, जो दोनों 10th गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे. उनका मैट्रिडम को सेलिब्रेट किया जाता है या याद किया जाता है, कॉमेमोरेट किया जाता है. आई एम नॉट सेइंग सेलिब्रेट, कॉमेमोरेट किया जाता है 26 दिसंबर ईच ईयर. और ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनवरी 2022 में लिया था कि पूरे इंडिया में इसे वीर बाल दिवस के फॉर्म में मनाया जाएगा. और डिटेल अगर चाहें तो हमें पता रहना चाहिए कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह इस्टेब्लिश्ड द खालसा. द इलाइट वॉरियर बैंड हैड डिवोट सिख्स with the aim to protect the innocent from religious persecution. And that was the time when औरंगजेब जो है 1699 आते आते बहुत ज़्यादा अपना मतलब रिलीजियस लाइन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, या कह लो कि हिंदी में कट्टर था. ओके, तो उसके अगेंस्ट सिख ने अपना एक खालसा ग्रुप इस्टेब्लिश किया था, जो कि एक तरह का वॉरियर ग्रुप था. उसका काम था कि रिलीजियस परसिक्यूशन से जो इनोसेंट लोग हैं उनको बचाना, इनोसेंट पीपल को इससे बचाना, क्योंकि औरंगजेब बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन पर चल रहा था, जस्ट ओनली टू स्प्रेड हिज ओन रिलीजन. वाइल 2 ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन वर किल्ड फाइटिंग द मुगल्स. मुगल को लड़ते हुए उनके 2 बेटों ने अपने सेक्रीफाइस दिया था. लेकिन जो 2 बेटा और था जो कि बहुत छोटा छोटा था, जैसे साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी, उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब के हुक्म से उनको जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया था. और कहा जाता है, ऐसा कहानी है कि वो दोनों बच्चे उफ तक नहीं कर रहे थे और उन्होंने हंसते हंसते अपने कम्युनिटी, अपने जो इनोसेंट पीपल के वेलबींग के लिए उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था. इन ऑनर ऑफ दोज चिल्ड्रन, वीर बाल दिवस हैज़ बिन कमेमोरेटेड ईच ईयर ऑन 26 दिसंबर. गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए यहाँ. ही वॉज द 10th एंड द लास्ट ह्यूमन सिख गुरु. ही वॉज ए वॉरियर, पोएट एंड फिलोसोफर. In 1675, at the age of 9, he was formally installed as the leader of the Sikhs after his father Guru Tegh Bahadur was executed by Emperor Aurangzeb. तो गुरु गोविंद सिंह के जो पिता थे गुरु तेग बहादुर, उनका भी हिस्ट्री कुछ इसी तरह का रहा है. वो भी औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे और फाइनली औरंगजेब ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था. हिज फादर वाज द 9th सिख गुरु. उनके 4 बायोलॉजिकल बेटे थे और जिसमें से कि 2 युद्ध में मारे गए थे, युद्ध में शहीद हुए थे, और 2 को इस तरह से चुनवाया गया था. और गुरु गोविंद सिंह के नोटेबल कंट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए, जो कि सिखिज्म के लिए उन्होंने नोटेबल कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उसमें एक है सिख वॉरियर कम्युनिटी खालसा, जिसे कि उन्होंने 1699 में इस्टेब्लिश किया था. और दूसरा है 5 केज. आपको पता होना चाहिए कि सिख जो सिख कम्युनिटी होता है उसमें होता है जैसे केश, कड़ा,
कचरी, कृपान एंड अनदर के इज आई एम मिसिंग समथिंग। तो 5 केज दिए थे गुरु गोविंद सिंह ने। और कोई भी जो सच्चा सिख होता है उन 5 के को हमेशा धारण करता है, हमेशा पहने रहता है। केश, कंघा, ओके, केश, कंघा, कड़ा, कचेरा, ओके, अंडरगारमेंट एंड कृपान। ये 5 ऑर्नामेंट सिख हमेशा वेयर करते हैं, सिख हमेशा इसको धारण करते हैं, पहनते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक। रिसेंटली नासा ने अपने एक नए मिशन के बारे में अनाउंस किया है एंड इट हैज़ नेम्ड इट ओसिरिस एपेक्स। एक्चुअली इट इज़ अ सीक्वल मिशन ऑफ ओसिरिस रेक्स। ये ओसिरिस रेक्स जो है 2016 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका काम था एक एस्टेरॉयड बेन्नू के बारे में कुछ पता लगा के आना। और सक्सेसफुली इसने 2023 के सितंबर में कुछ इसके सैंपल्स भी लेकर ये आया। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 60 ग्राम सैंपल लेकर ये वापस आया था। सो इट वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन, सक्सेसफुल मिशन। आफ्टर दिस सक्सेस नासा ने फिर से अपना एक नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है और उसका नाम उसने इसी को फिर से रीनेम किया है। पहले वो ओसिरिस रेक्स था, अब इसका नाम है ओसिरिस एपेक्स। एक्चुअली देखो, बेन्नू जो है वो एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो अर्थ के पास करीब 6000 वर्षों में एक बार अर्थ से बहुत ही नज़दीक आ जाता है। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन नासा प्लान टू टेक सम सैंपल फ्रॉम बेन्नू और नासा इसमें सफल भी हो गया। इसके बाद नासा अब फिर से एक दूसरे एस्टेरॉयड एपोफिस को स्टडी करने जा रहा है, जो अप्रैल 2029 में ऐसा कैलकुलेशन किया है नासा ने कि अप्रैल 2029 में ये जो एपोफिस एस्टेरॉयड है ये अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक रहेगा। अबाउट 30,000 किलोमीटर ये आ जाएगा, इतना नज़दीक आ जाएगा अर्थ का। और ये जो मिशन ओसिरिस एपेक्स है ये स्पेसक्राफ्ट जाकर ये स्टडी करेगा कि ये जो एपोफिस अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के इफेक्ट में आया है तो उससे एपोफिस के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है, क्या क्या चेंजेस वहाँ इंड्यूस हुए हैं। ओके, तो उन्हीं को स्टडी करने के लिए ओसिरिस एपेक्स को लॉन्च किया जा रहा है। That year, Apophis orbit will bring it within 20,000 miles, that is 32,000 kilometers of Earth's surface। पहले ये बात मैंने कर ली है आपसे, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, दीज चेंजेस कुड इंक्लूड अल्टरेशंस इन द एस्टेरॉइड्स ऑर्बिट, रोटेशन स्पीड एंड सरफेस फीचर्स सच एज क्वैक्स एंड लैंडस्लाइड्स। Additionally, the Osiris Apex spacecraft will dip towards the surface of Apophis। तो ऐसा अभी कहा जा रहा है कि वो एपोफिस के सरफेस में भी जाकर के शायद लैंड कर जाए। जैसे बेन्नू से वो 60 ग्राम सैंपल लेकर आया था, शायद एपोफिस से भी कुछ सैंपल लेकर आए, लेकिन अभी कुछ इसमें क्लियर नहीं है। ओके, तो एपोफिस के बारे में कुछ और जानकारी है कि जून 19, 2004 में इसे डिस्कवर किया गया था। एक एस्टोनी एस टाइप एस्टेरॉयड है, मेड ऑफ सिलिकेट एंड मिक्सचर ऑफ निकल एंड आयरन भी है इसमें। रेमनेंट फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, जब अर्थ बना था बिल्कुल उसी समय। इट ओरिजिनेटेड इन द मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, लेकिन अब ये मेन एस्टेरॉयड बेल्ट आप सबको पता है कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, लेकिन अब ये वहाँ नहीं है। अब ये रैंडमली कहीं भी मूव करता रहता है। Over the millions of years, its orbit was changed primarily by the gravitational influence of large planets like Jupiter, so that it now orbits the Sun closer to Earth. As a result, Apophis is classified as a near-Earth asteroid as opposed to a main belt asteroid. ये मेन बेल्ट एस्टेरॉयड नहीं है, मेन बेल्ट एस्टेरॉयड हमेशा मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। सो दिस वाज द टॉपिक। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मेडटेक मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। दिस पोर्टल विल बी कोऑर्डिनेटेड collaboratively by the Indian Council of Medical Research ICMR and the Central Drug Standard Control Organization CDSCO under the guidance of नीति आयोग's अटल इनोवेशन मिशन। तो आपको समझ में आ ही गया होगा इन तीनों बॉडी के नाम सुनते ही कि ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंट्री के लिए एज वेल एज हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी। तो एक्चुअली ये एक ऑनलाइन पोर्टल होगा दैट एम्स टू असिस्ट मेड टेक इनोवेटर्स इन क्लिनिकल इवेल्युएशन, रेगुलेटरी फैसिलिटेशन एंड अपटेक ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। तो जो भी ऐसे मेड टेक इनोवेटर्स हैं जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल इवेल्युएशन, रेगुलेटरी फैसिलिटेशन, तो वो यहाँ आकर के अपना कुछ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ जो गवर्नमेंट है शायद उनको भी यहाँ से कुछ बेनिफिट मिले, नए नए टैलेंट उनको यहाँ पर मिल जाएं। तो
एक्चुअली जो ये मेड टेक है उसमें क्या क्या फील्ड आता है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ड्रिवन मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल डाटा फॉर रियल वर्ल्ड एविडेंस, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है मेड टेक में। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन भी मेड टेक के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, ये सब मेड टेक के भीतर ये सारी बातें आती है। इसके अलावा देखो मेडटेक मित्र प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद द रिसेंट मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी एंड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम will together provide a boost to the medical devices sector and encourage domestic manufacturing of these devices। तो जो भी डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर हैं शायद उनको इनसे कुछ नए नए इनोवेशन मिले। इस पोर्टल पर कुछ लोग आकर अपना इनोवेशन इसमें बताएंगे और रेगुलर उनका कुछ एक अच्छा सिस्टम शायद डेवलप हो। मैं डिटेल में इसके नहीं जा रहा, मुझे तो करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग हमें इतना याद रहना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द मेडटेक मित्र पोर्टल एज वेल एज अटल इनोवेशन मिशन के गाइडेंस के अंडर ये काम हो रहा है। ICMR और CDSCO भी इसके अंदर कोऑर्डिनेट करेंगे कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ। सो it will ensure ease of innovation and doing R&D for emerging startups। it would provide end to end guidance to startups। okay, जो भी startups कोई मेडिकल के फील्ड में करने जा रहा है तो उसको end to end गाइडेंस दिया जाएगा। ease of innovation उनको दिया जाएगा। from idea to product smooth, the platform will also help them bridge gaps and help in animal as well as clinical trials। it would also foster partnerships between engineers, scientists and clinicians and which was lacking in the sector। अब तक में ऐसा था कि जो इंजीनियर्स थे वो अलग थे, ठीक है, साइंटिस्ट्स अलग थे, तो जो भी कुछ मेडिकली कोई डिस्कवर करता था तो फिर उसे डिजिटली उसे कोई कहीं पर किसी मशीन में लेआउट करना बड़ा मुश्किल रहता था। तो शायद इस मेडटेक पोर्टल के द्वारा, मेडटेक मित्र पोर्टल के द्वारा ये सब एक जगह हो पाएंगे। तो फ्यूचर में इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ने जा रहा है। सो वी आर होपफुल। रिसेंटली RBI ने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बुलेटिन रिलीज किया है, प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंसाइट्स इनटू द इकोनॉमिक लैंडस्केप। अकॉर्डिंग टू RBI एस्टिमेट्स 2024 में इंटरेस्ट रेट्स में एक ग्लोबल रिडक्शन देखा जाएगा, influenced by disinflation trends worldwide। Despite global headwinds, Indian economy maintained its position as the fastest growing major economy in 2023। RBI's Economic Activity Index EAI, जो कि 27 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर पर बेस्ड होता है, वहाँ ये पाया गया है कि GDP ग्रोथ ऑफ 6.7% फॉर Q3 2023-24। तो ये इंडिया का GDP को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया का GDP 6.7% रहने वाला है इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023-24 फाइनेंशियल ईयर। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन रोज टू 5.6% इन नवंबर 2023 ड्रिवन बाय फूड प्राइस स्पाइक्स। सो दिस वाज अ शॉर्ट न्यूज ओवर द RBI's स्टेट ऑफ इकोनॉमी बुलेटिन। रिसेंटली चाइना ने अपने नेबर्स को वार्न किया है दैट रेमनेंट्स ऑफ अ रॉकेट वुड hit an area in the South China Sea following the 6th deployment of its most powerful launch vehicle recently। It is an arm of the, अब साउथ चाइना सी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, इस न्यूज़ को देखते हैं। तो इट इज़ एन आर्म ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन दैट बॉर्डर्स द साउथ ईस्ट एशियन मेनलैंड। इट इज़ साउथ ऑफ चाइना, ऑब्वियसली ये साउथ ऑफ चाइना ही तो है, चाइना के साउथ में है। अगर इस साउथ चाइना सी के वेस्ट में आप देखेंगे तो वियतनाम है और ईस्ट में फिलीपींस है, ताइवान है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड टेरिटरीज क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज़ ताइवान विच इज हेयर, ओके, द फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। तो ये साउथ चाइना सी बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया रहता है, बिकॉज इसको जब इसमें आप देखते हैं यहाँ पैरासेल आइलैंड है और स्कारबोरो शॉल है, स्पार्टली आइलैंड्स है। तो इन आइलैंड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता रहता है। यहाँ चाइना ने अपना एक 9 डैश लाइन बना कर रखा हुआ है और चाइना का ऐसा दावा है कि ये 9 डैश लाइन के अंदर का टेरिटोरी उसका है। लेकिन यहाँ जैसे कुछ देश हैं, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, ये इससे एग्री नहीं करते हैं। तो हमेशा यहाँ डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट बना रहता है। बाउंड्रीज की बात करें तो द सदर्न बाउंड्री ऑफ द साउथ चाइना सी इज ए राइज इन द सी बेड बिटवीन सुमात्रा एंड बोर्नियो एंड द नदर्न बाउंड्री स्ट्रेचेज फ्रॉम द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ताइवान। तो ये मैप में कुल मिला के आपको दिख भी रहा है अच्छे से। इट इज़ कनेक्टेड बाय द ताइवान स्ट्रेट विद द ईस्ट चाइना सी, बाय द लुजोन स्ट्रेट विद द फिलीपींस सी, द साउथ चाइना सी एंड द ईस्ट चाइना सी टुगेदर फ्रॉम द चाइना सी।
तो इस तरह से यहाँ आपको दिख रहा होगा। और it is the second most used sea lane in the world. It is a significant trade route for crude oil from the Persian Gulf and Africa through the Strait of Malacca to Singapore, Thailand, Hong Kong, Taiwan, South Korea and Japan। तो ये इस तरह से आपको यहाँ साउथ चाइना सी में ये ट्रेड रूट आपको दिख रहा है। हर कंट्री के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेजर पोर्ट्स अगर देखें साउथ चाइना सी के तो हांगकांग, सिंगापुर, काओशियंग इन सदर्न ताइवान। तो ये एक सिंपल सा शॉर्ट टॉपिक था। एक्चुअली यहाँ चाइना ने शॉर्ट वार्निंग दिया था। इस तरह का डिस्प्यूट इस एरिया में चलता रहता है, इसी बहाने हमने एक बार साउथ चाइना सी को रिवाइज किया। अमिट अ कंटिन्यूइंग कोल्ड वेव, चाइना के झेजियांग प्रोविंस में फ्रोजन क्यांतांग रिवर के ऊपर एक सरप्राइजिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑफ जायंट ट्रीज देखा गया है, अपीयर हुआ है वहाँ पर। एक बार आपको ट्विटर पर यानी कि एक्स पर कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ओके। ड्यू टू कोल्ड क्यांतांग रिवर फ्रोजन होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके जो मड होते हैं ना, जो भी कीचड़ है इसके, ये सी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। सी वाटर जब भी टाइड लेकर आता है तो उसके टाइड इस तरह से ग्राउंड में अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं और इस तरह का ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि एरियल व्यू जब लिया जाता है तो इस तरह का ट्री स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। सो दिस वाज अबाउट द ब्यूटीफुल ट्री इमेजेस। देखो यहाँ दिख रहा है ना, मड है, और इस तरफ जो यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये सी वाटर आकर के इसमें जो ईस्ट चाइना सी है वहाँ से सी वाटर आकर के अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो टाइड के कारण ये बहुत ही भीतर तक बहुत ज़ोर से पेनिट्रेट करता है। जहाँ तक ये कर पाता है इस तरह से ट्री के ब्रांचेज की तरह कुछ उखड़ जाते हैं, तो वही हमें इस तरह से दिखता है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्यूटिफुल पिक्चर एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। अब देखो क्यांतांग रिवर के बारे में अब हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए जब ये न्यूज़ में आ गया है। तो इट इज़ ए साउथ ईस्ट चाइनीज रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द बॉर्डर ऑफ एनवी एंड जियांगसी प्रोविंसेस, रन्स फॉर 459 किलोमीटर्स। ठीक है, कुछ टाउन्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और मैप में अगर आप देखेंगे तो ये इसका कुछ लोकेशन दिख रहा है। ये है क्यांतांग रिवर जो यहाँ ईस्ट चाइना सी में ओपन हो रहा है, और यही कारण है कि इसके जो भी मड वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सी का जो टाइड आता है उसके कारण ये सारी बातें होती है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि टाइड किस तरह के होते हैं। एक तो देखो टाइडल बोर क्या होता है, तो वो कुछ इस तरह का होता है टाइडल बोर। टाइडल बोर अकर्स व्हेन अ कोस्ट along a coast where a river empties into an ocean or sea. Tidal bore is a strong tide that pushes up the river against the current. A tidal bore is a surge. A surge is a sudden change in depth. तो जब भी कभी स्प्रिंग टाइड आता है तो उसके कारण रिवर वाटर जब सी में जाकर गिर रहा होता है तो वहाँ टाइडल बोर इस तरह से देखने को मिलता है, यानी कि रिवर वाटर थोड़ा सा अप उठ जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज टाइडल बोर। स्प्रिंग टाइड कैसे आता है आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो फुल मून यानी कि पूर्णिमा होता है, इस समय जो मून और सन है दोनों एक सिंगल लाइन पर आ जाते हैं। मून सन अर्थ तीनों एक सिंगल लाइन पर होते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल पुल पहले से सन लगा रहा था अर्थ की तरफ, फिर मून भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, तो सन और मून दोनों का ग्रेविटेशनल पुल ऐड हो जाने के कारण वाटर लेवल जो है सी वाटर लेवल वो राइज कर जाता है। और जैसे ही सी वाटर लेवल राइज करता है तो जहाँ देखो जब ये राइज करेगा तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सी वाटर डाउन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो सी वाटर राइज किया दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। सेम सिचुएशन यहाँ न्यू मून के भी केस में होता है। जब मून यहाँ आ जाता है तो सन अपना ग्रेविटेशनल पुल से अर्थ को खींचता है, अर्थ को सन खींच रहा है और मून सी वाटर को खींच रहा है। तो इस तरह से सी वाटर में भी एक बड़ा टाइड आ जाता है क्योंकि अर्थ इस तरफ खींचा जा रहा है और सी वाटर को मून इस तरफ खींच रहा है। तो यहाँ भी बहुत बड़ा बल्ज दिखने को मिलता है सी वाटर में। तो ये दोनों सिचुएशन स्प्रिंग टाइड कहलाता है। और ये वाला जो सिचुएशन है जहाँ पर ये अर्थ अपने मून अपने थर्ड क्वार्टर में या फिर फर्स्ट क्वार्टर में रहे, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा बल्ज नहीं आता है सी वाटर में, उतना ज़्यादा उछाल नहीं आता है, तो इसे हम नीप टाइड कहते हैं। तो ये जो स्प्रिंग टाइड होता है ये बहुत ही बड़ा कारण होता है टाइडल बोर का। एंड टाइडल बोर इज़ द मेन काउज ऑफ सच अ ब्यूटीफुल इमेजेस विच वी हैव सॉन ऑन द ट्विटर, जो कि सरप्राइजिंग ट्री के जैसा शेप बन गया था मड में, जो क्यांतांग रिवर है उसका रिवर। इन अ कंटिन्यूइंग एरियल स्ट्राइक ऑन यूक्रेन, रशिया रिसेंटली एम्प्लॉयड इट्स सो कॉल्ड इनविंसिबल वेपन AS-24 किलजॉय हाइपरसोनिक मिसाइल विच द कंट्री हैज़ प्रोजेक्टेड अर्लियर। एंड कंट्री यानी कि रशिया ने ही इसे कह के रखा है इट इज़ इनविंसिबल वेपन।
ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है AS-24 किलजॉय, इसका कुछ विकिपीडिया स्नैपशॉट आपके सामने है। इंजन इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है। ऑपरेशनल रेंज 2000 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड अप टू 10 मैक्स है। गाइडेंस सिस्टम INS। तो इस तरह से लॉन्च प्लेटफॉर्म MiG-31 BMK Tu-22M 3M। इट इज़ द वेस्टर्न रिपोर्टिंग नेम ऑफ द KH-47M2 किंजल। तो ये एक न्यूक्लियर कैपेबल रशियन एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपको पता रहना चाहिए बस इतना कि AS-24 किलजॉय इज़ द नेम फॉर KH-47M2 किंजल भी इसका दूसरा नाम है। इट वॉज वन ऑफ द 6 नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स अनवील्ड बाय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इटसेल्फ ड्यूरिंग ए स्पीच इन मार्च 2018। हालांकि ये 2011 से रशिया के पास है, लेकिन इसका सबसे एडवांस्ड वर्जन पुतिन ने खुद से मार्च 2018 में अनवील किया था। ये 10 मैक तक के स्पीड को अटेंड कर सकता है। कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वारहेड दोनों ले जाने में ये कैपेबल है। अप टू 480 kg का पेलोड ये लेकर जा सकता है एंड ए थर्मो न्यूक्लियर ऑप्शन विद 10 to 50 किलोटन वारहेड। आई एम नॉट श्योर किलोटन है या KT किसके कारण है। इट हैज़ ए रिपोर्टेड रेंज ऑफ 1500 to 2000 किलोमीटर। इट हैज़ ए लेंथ ऑफ 8 मीटर, ए बॉडी डायमीटर ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये सारी बातें हैं। मनोवर कराया जा सकता है इसको ड्यूरिंग ऑल स्टेजेज ऑफ इट्स फ्लाइट टू ओवरकम हॉस्टाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स। हाइपरसोनिक मिसाइल किसको कहा जाता है? जो भी मिसाइल मैक 5 के स्पीड से अधिक में अपना उड़ान भर सके, जो फ्लाई कर सके, वो सारे के सारे हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, लेकिन वो हाईली मनोवेरेबल भी होने चाहिए। भारत के भी पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, शौर्य, एंड इंडिया के पास ये बहुत पहले से है, 2011 से प्रेजेंट अभी तक में है ये, लेकिन इसमें मनोवेबल कैपेबिलिटी उतनी अधिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अभी हम हाइपरसोनिक के रास्ते में हैं, बहुत ही जल्द हमारे पास हाइपरसोनिक होगा। तो ये 5 मैक तक का स्पीड को अटेंड कर पाता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही अधिक मनोवेबल होना चाहिए। आई एम सॉरी, मेरा टंग थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट हो जा रहा है। तो हाईली मनोवेरेबल होना चाहिए, और साथ साथ मनोवेरेबल का कहने का मतलब यहाँ ये है कि आपने फायर किया, आप उसे रिमोट कंट्रोल से कहीं भी किसी भी तरफ आप उसे कंट्रोल कर सकें, मनोवर कर सकें, इस तरह का वो कैपेबिलिटी रखे, और 5 मैक से अधिक का स्पीड हो उसके अंदर, तो फिर वो हाइपरसोनिक कहलाएगा। एंड इंडिया इज़ ऑन द वे। आप कह सकते हैं कि सेमी हाइपरसोनिक अगर कहें तो अभी हमारे पास शौर्य है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल कभी भी बैलिस्टिक नहीं हो सकता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास अभी फ़िलहाल तो हम कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी शौर्य मिसाइल उसको थोड़ा सा हमें कॉम्प्लीमेंट कर सकता है उसको लेकर। ओके, दैट वाज द टॉपिक। I hope you like it. So my dear friends and students, thanks for watching. Your any kind of interaction encourages me a lot. आपका कोई भी इंटरेक्शन हो, चाहे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो मुझे एनर्जी से भर देता है। प्लीज़ ऐसा कुछ करते रहें ताकि मैं आपके लिए इस तरह के सेशन लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।